गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉडर्न विजडम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज ओझा, संस्कृत टीचर, और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 संस्कृत विषय के बारे में। वैसे संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर हमें पढ़ना है, लेकिन चूँकि आप पहली बार संस्कृत पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें उस लेसन में आने वाली कुछ विशेष जानकारियाँ जो है उसके बारे में हमें समझना होगा, ताकि हमारा चैप्टर जो है वो बिल्कुल इजी हो जाए। और उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा जो लगभग हर बार मैं संस्कृत पढ़ाते समय 6 वाले स्टूडेंट से विशेष तौर पर पूछता हूँ। मेरा सवाल कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन आप मेरा वीडियो देखते हुए ही अपने प्रश्न का जवाब दीजिएगा। मैं 5 सेकंड के लिए जवाब की प्रतीक्षा में रहूँगा। आप मन में सोच के रखना, उसके बाद जवाब मैं आपको दे दूँगा। तो चलिए, मेरा प्रश्न है, बताइए संस्कृत कैसा विषय है? संस्कृत कैसा विषय है? संस्कृत क्या हार्ड है या इजी है? संस्कृत हार्ड है या इजी है? 2 सेकंड के लिए मैं आपको समय दे रहा हूँ। आप सोचिए कि हार्ड है या सरल है, कठिन है या सरल है। हाँ, तो आपने अपना जवाब सोच लिया होगा। मुझे पता है ऑफिशियली आपका जवाब यही होगा कि सर संस्कृत बड़ा ही कठिन विषय है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये भी कहा होगा कि संस्कृत बड़ा ही सरल विषय है। अब सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि जिसने भी कठिन या सरल कहा है, आप पहले मुझे ये बताइए, क्या आपने पहले भी संस्कृत पढ़ी हुई है क्या? लगभग 90% प्लस स्टूडेंट्स के जवाब जो होंगे वो होंगे सर नहीं पढ़ी। शायद हो सकता है 100% भी हो, लेकिन करीब करीब 90% से भी अधिक विद्यार्थियों का जवाब यही होगा कि हमने संस्कृत पहले कभी नहीं पढ़ी है। एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। आपने मैंगो खाया हुआ है क्या? बिल्कुल, अभी सीजन भी चल रही है, तो मुझे बताइए मैंगो का टेस्ट कैसा होता है? तो बिल्कुल आपका जवाब होगा कि सर मैंगो का टेस्ट जो है वो मीठा होता है, अथवा कभी कभार खट्टा भी होता है। ये इस प्रकार के टेस्ट होते हैं। अब मैं आपको कोई ऐसा फल ला कर के दूँ जो आपने कभी देखा भी नहीं है, जिसके बारे में कभी सुना भी नहीं है, और मैं आपको कहूँ कि ये फल आप खाइए, और इसका खाए बिना, खाने से पहले ही मुझे इसका जवाब दीजिए कि ये मीठा है या तीखा है, अथवा खट्टा है या कशैला है। जैसे आंवले का स्वाद जो होता है ना, वो कशैला होता है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बताइए इसका जवाब, तो शायद आपके पास जवाब नहीं होगा। वो तो खाएंगे तब पता चलेगा ना। तो संस्कृत भी ऐसा ही है कि आपने पहले तो कभी पढ़ी नहीं है, और अब जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि ये कठिन है या सरल है। लेकिन आपके दिमाग में जो कठिन की अवधारणा बनी हुई है, जो आपने कठिन विषय मान लिया है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि संस्कृत के जैसा सरल विषय कोई नहीं है। जितने भी विषय है ना, उसमें संस्कृत सबसे सरलतम विषय है। तो इसी भाव से हमें पढ़ना है तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और सच में सरल भी है। ऐसा नहीं कि मैं संस्कृत का टीचर हूँ इसलिए मैं तो कहूँगा ही, ऐसी बात नहीं है। संस्कृत वास्तव में बहुत ही सरल विषय है। ये जब जैसे पढ़ेंगे वैसे हमें पता चलेगा। तो चलिए, आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन फर्स्ट चैप्टर पढ़ने से पहले हम कुछ विशेष जानकारियाँ जो लेसन पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, उन जानकारियों को हम देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवन्ति। संस्कृत में लिंग कितने होते हैं? जैसे हिंदी में आपने पढ़े होंगे कि हिंदी में लिंग कितने होते हैं, लिंग ज्ञानम। तो हिंदी में पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है, और नपुंसक लिंग भी होता है। इंग्लिश में भी होते हैं, हर भाषाओं में होते हैं। तो वैसे ही सबसे पहले हम संस्कृत के लिंग जानते हैं कि लिंग कितने होते हैं। तो संस्कृत में एक तो होता है पुल्लिंग होता है, एक होता है स्त्रीलिंग होता है, और एक नपुंसक लिंग। पुल्लिंग का मतलब क्या होता है? पुल्लिंग का मतलब होता है ऐसा कोई शब्द जिससे हमें पुरुष जाति का बोध हो, जिससे हमें पुरुष जाति का बोध हो। पू, ये देखो, पू शब्द जो है इसका मतलब ही होता है पुरुष। इस पू का मतलब क्या होता है? पुरुष। तो ऐसा शब्द जिससे हमें पुरुष जाति का बोध हो, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है, वो पुल्लिंग कहलाता है। फिर हम बात करें स्त्रीलिंगम। दूसरा जो लिंग है वो है स्त्रीलिंगम, जिससे हमें स्त्री जाति का बोध हो। कौन से जाति का? स्त्री जाति का बोध हो, उसे हम कहेंगे स्त्रीलिंगम। फिर बात करते हैं
कि अब बताइए नपुंसक लिंगम किसे कहेंगे भाई? इससे तो पुरुष का बोध हो गया, इससे स्त्री का बोध हो गया, अब इससे नपुंसक लिंग से किसका बोध होगा? तो ऐसे शब्द जिससे ना तो पुरुष जाति का और ना ही स्त्री जाति का बोध होता है, अर्थात इन दोनों से हट करके जो भी शब्द हैं जो ना तो पुल्लिंग में आते हैं और ना ही स्त्रीलिंग में आते हैं, वो सारे शब्द किस में आएंगे? नपुंसक लिंग में आते हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत सारे शब्द ऐसे भी हैं जो पुल्लिंग में भी चलते हैं, स्त्रीलिंग में भी चलते हैं और नपुंसक लिंग में भी चलते हैं। संस्कृत में शब्द की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है। लेकिन वर्तमान के लिए आपको केवल ये ध्यान रखना है कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम और नपुंसक लिंगम। और ऐसा का ऐसा आपको अपनी नोटबुक में लिखना भी है। आपको संस्कृत की कॉपी बनानी है और उसमें यही सब लिखना है। तो एक तो इस प्रकार से एक टेबल बनानी है जिसमें ये लिखना है संस्कृते 3 लिंगानि भवन्ति। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम और नपुंसक लिंगम। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कृते 3 वचनानि भवन्ति। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। संस्कृत में कितने वचन होते हैं? 3 वचन। अब वचन जो है वो अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में 2 ही वचन होते हैं। हिंदी में कितने वचन होते हैं? 2 कौन से? एक वचन और बहुवचन, ये 2 ही होते हैं, द्विवचन नहीं होता। लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं। एक वचनम, एक वचन का मतलब होता है एक व्यक्ति या वस्तु के लिए अगर हम कहें तो एक वचनम, एक के लिए कहने वाला। एक व्यक्ति या वस्तु के लिए कहे तो वो एक वचन कहलाएगा। द्विवचनम 2 के लिए, 2 व्यक्ति या 2 वस्तुओं के लिए। और रही बात बहुवचन की तो 3 या 3 से ज़्यादा। मैंने यहाँ अनेक लिखा है, अनेक का मतलब है 3 या 3 से अधिक। 3 या 3 से अधिक के लिए व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, किसी के लिए भी अगर यूज़ करना हो तो हम बहुवचनम का प्रयोग करते हैं। ध्यान रहे हिंदी में एक वचन और द्विवचन बहुवचन ही होता है, उसमें हिंदी में द्विवचन नहीं होता। लेकिन यहाँ हमें विशेष ध्यान रखना है कि एक वचन का मतलब संस्कृत में होता है एक व्यक्ति या वस्तु, द्विवचन का मतलब होता है 2 व्यक्ति या 2 वस्तु, और बहुवचन का मतलब होता है 3 या 3 से ज़्यादा। 3 से ज़्यादा आप कहेंगे सर कितनी? 4, 5, 7, 100, 500, कितनी भी। 3 से लेकर के असंख्य, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वहाँ तक हम जो है उसको बहुवचन मानते हैं। तो समझ में आ रहा होगा आपको। और ये भी सारणी जो है, ये ऐसी की ऐसी टेबल, ये भी आपको उतारनी है अपनी कॉपी के अंदर। चलिए अब बात करते हैं पुरुष कितने होते हैं। संस्कृते कति पुरुषाः भवन्ति। संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं? तो संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। हिंदी में भी आपने 3 ही पढ़े होंगे। तो संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। 3 पुरुष कौन कौन से? सबसे पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहेंगे? बोलने वाला। जब भी कोई व्यक्ति कुछ भी बोलता है तो वो हमेशा उत्तम पुरुष कहलाता है। क्या कहलाएगा वो? उत्तम पुरुष, बोलने वाला। अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं उत्तम पुरुष हूँ। मैं बोल रहा हूँ तो मैं कौन हूँ? मैं उत्तम पुरुष हूँ। और इसके लिए एक अस्मत् शब्द का प्रयोग आता है। हालांकि आप पहली क्लास है हमारी, तो धीरे धीरे हम इन सब शब्दों के बारे में पढ़ेंगे आगे। लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है कि उत्तम पुरुष मतलब बोलने वाला। बात करते हैं मध्यम पुरुष की। तो मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? मध्यम पुरुष मतलब सुनने वाला। अभी मैं बोल रहा हूँ, उसे सुन कौन रहा है? आप सभी स्टूडेंट सुन रहे हैं। तो जो सुनने वाला है वो हमेशा क्या कहलाता है? मध्यम पुरुष। सुनने वाला क्या कहलाता है? मध्यम पुरुष। अब आप कहेंगे क्या सर आप बोल रहे तो आप ही हमेशा उत्तम पुरुष रहेंगे क्या? नहीं, ऐसा भी होता है। कभी कभार आपकी बात हम सुनते हैं, आपके दिए हुए जवाबों को हम सुनते हैं, आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए उसका आंसर जो है वो हम सुनते हैं। तो जिस समय आप बोल रहे होंगे तब आप उत्तम पुरुष होंगे, और जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं उत्तम पुरुष हूँ। और भी कोई जब बोलेगा तो बोलने वाला हमेशा उत्तम पुरुष कहा जाता है। और मध्यम पुरुष कौन होता है? सुनने वाला। सुनने वाला हमेशा मध्यम पुरुष होता है। अब बात करते हैं प्रथम पुरुष की, जिसके बारे में कहा जाए। अर्थात देखिए, हम कभी भी बात करते हैं, वैसे नॉर्मली उत्तम और मध्यम पुरुष को छोड़ करके बाकी अन्य सभी भी जितने भी हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? प्रथम पुरुष। अन्य का मतलब इसे अन्य पुरुष भी कहते हैं। प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहा जाता है। अर्थात जिसके बारे में हम कुछ भी कह रहे हैं, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? वो प्रथम पुरुष कहलाता है। तो समझ में आ रहा होगा आपको। और ये भी टेबल आपको ऐसे की ऐसे बनानी है। अभी थोड़ी देर बाद आपको स्क्रीनशॉट के लिए टाइम दूंगा मैं, उस समय आप इस टेबल को बना लीजिएगा।
अब देखिए संस्कृत में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों चैप्टर में ये 3 शब्द जो हैं, इन तीनों शब्दों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी हमें। 3 शब्द कौन से हैं? ये 3, एतत् शब्द, तद शब्द और किम शब्द। ये तीनों जो हैं वो तीनों ही चैप्टर में हमारे लिए उपयोगी रहने वाले हैं। हालांकि पहला चैप्टर जो है वो पुल्लिंग से संबंधित है, दूसरा है वो स्त्रीलिंग से संबंधित होगा और तीसरा चैप्टर है वो नपुंसकलिंग शब्दों से संबंधित होगा। तो यहाँ हम केवल और केवल पुल्लिंग शब्दों की बात करेंगे। अभी आपको याद हो तो जब हमने वीडियो शुरू किया था तब स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, जब हम ये पढ़ रहे थे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, तब मैंने कहा भी था कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो तीनों लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग में भी चलेंगे, स्त्रीलिंग में भी चलेंगे और नपुंसक में भी चलेंगे। तो देखिए ये हम जो अभी जो शब्द पढ़ रहे हैं, ये वाले शब्द एतद, तद और किम, ये तीनों ही शब्द ऐसे हैं जो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों में चलते हैं। लेकिन चूँकि पहला चैप्टर हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ एतद, तद और किम, इसके केवल और केवल हमने कौन से रूपों को लिया है? केवल और केवल पुल्लिंग शब्दों को लिया है। सेकंड चैप्टर आएगा स्त्रीलिंग, तो उसमें फिर से थोड़ा सा बदलाव होगा इसमें। चलिए तो अब देखते हैं। देखो ऊपर हेडिंग भी लगी हुई है पुल्लिंगम, पुल्लिंगम अर्थात पुल्लिंग शब्द ही है ये, फिर से ध्यान दीजिएगा। ये पहले चैप्टर के लिए उपयोगी होंगे, हालांकि जीवन में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है ये शब्द। चलिए अब देखिए यहाँ टेबल बनाई हुई है, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब देखो एक वचन का मतलब आप समझ गए होंगे, एक वचन यानी एक व्यक्ति या वस्तु, दो यानी दो व्यक्ति या दो वस्तु, और बहुवचन 3 या 3 से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तुएं, तो उसके लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। अब देखो ये समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा पूर्व ज्ञान की तरफ लेके जाता हूँ। हिंदी में आपने यह और ये 2 शब्द पढ़े होंगे। एक तो होता है यह, हिंदी में आपने पढ़ा होगा यह और ये। एक तो होता है यह और एक होता है ये। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में कहते हैं दिस, दिस को कहते हैं यह, और दीज आता है दीज, इसका मतलब होता है ये। अब मैंने यहाँ 2 लिखे हैं, दिस और दीज। दिस का मतलब होता है यह और दीज का मतलब होता है ये। तो ये वैसे नज़दीक की वस्तुओं के लिए उपयोग में आते हैं। कौन सी वस्तुओं के लिए? नज़दीक की वस्तुओं के लिए। अब देखिए संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी की बात करें तो 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इंग्लिश की बात करें तो उसमें भी एक वचन और बहुवचन। तो देखो यहाँ तो हमें केवल 2 शब्दों से अर्थ, इसका मीनिंग जो है वो पता चल गया। 2 शब्दों से ही क्या पता चला कि देखो दिस जो है उसे यह अगर कहना है किसी एक के बारे में तो दिस कहेंगे, और 2 या 3, 4, 5 कितने भी होंगे तो उसके लिए हम दीज का प्रयोग करेंगे। लेकिन संस्कृत में इन शब्दों के लिए हमें 3 शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। एक होगा तो अलग होगा, 2 होगा तो अलग होगा, और 3 या 3 से ज़्यादा होंगे तो अलग होंगे। तो देखिए पहली लाइन हमारी यही बताती है, एतत् शब्द। एतत् शब्द क्या कहता है? एतत् जो नज़दीक के लिए उपयोग में आता है, और ये बिल्कुल दिस का काम करता है, दिस और दीज का, दिस और दीज का। ये तो है दिस और ये दोनों हैं दीज, क्योंकि संस्कृत में इंग्लिश में द्विवचन नहीं होता। इंग्लिश में केवल क्या होता है? एक वचन और बहुवचन होता है, द्विवचन नहीं होता, इसलिए। तो ये है दिस और ये है दीज। तो देखिए इसको पहले उच्चारण करते हैं। इसका उच्चारण कैसे होता है? एषः, एतौ, एते। आप भी मेरे साथ बोलिएगा, एषः, एतौ, एते। फिर से बोलेंगे, एषः, एतौ, एते। अब देखो नज़दीक की वस्तु, जैसे मेरे पास अभी एक मोबाइल का कवर है, नज़दीक है, मेरे पास में है। पास में है तो ये क्या है? एषः, नज़दीक है ना। अगर पुल्लिंग शब्द है तो उसके लिए, अगर ये स्त्रीलिंग है तो इसके लिए फिर अलग आएगा, एषा आएगा। अगर नपुंसक होगा तो एतद आएगा। लेकिन वर्तमान में मेरे पास जैसे मोबाइल कवर था तो मैंने बता दिया एक चीज़ है, तो एक के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? एक वचन का। तो नज़दीक में जैसे मेरे पास कोई खड़ा है, कोई राम, एक लड़का खड़ा है और वो नज़दीक में मेरे खड़ा है, तो मैं क्या कहूँगा? एषः रामः। क्या कहूँगा? एषः रामः। अगर 2 राम खड़े हैं या 2 बालक खड़े हैं तो मैं क्या कहूँगा? एतौ, 2 बालक खड़े हैं मेरे पास, बिल्कुल पास में ही खड़े हैं। कल्पना कीजिए कि वीडियो में आपको दिख रहे हैं 2 राम या 2 बालक दिख रहे हैं, तो एतौ बालकौ। क्या कहेंगे? एतौ बालकौ, ऐसा लिखेंगे हम। और अगर 3 या 3 से ज़्यादा राम है तो, या बालक है तो क्या कहेंगे? एते, एते बालकाः,
क्या कहेंगे, एते बालकाः, अनेक बालक, ये अनेक बालक, यह बालक, एषः बालकः, एतौ यानी दो, एतौ बालकौ, और एते, एते यानी ये अनेक, तीन या तीन से ज़्यादा, उनकी संख्या पता नहीं है, लेकिन है तीन या तीन से ज़्यादा है, दो से अधिक है, तो उसके लिए हम एते शब्द का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही तत् शब्द देखते हैं। तत् शब्द में क्या है, बिल्कुल ऐसा ही है। और देखो तत् शब्द में अगर हमें तत् शब्द को जानना है तो उसके लिए बहुत, अगर आपने ये पहली वाली लाइन याद कर ली है एतत् शब्द की, एषः, एतौ, एते, तो उसके बाद ये बाकी वाली दोनों लाइनें आपको समझो याद हो गई। कैसे याद हो गई, तो देखिए इसमें से ए को हटा देते हैं, इसमें से ए को हटा देते हैं और इसमें से भी ए को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब पीछे क्या बचा, यहाँ बचा श, यहाँ क्या बचा, शह। अब श जो है इसकी जगह सड़क वाला कर देंगे तो शह बना। एषः यानी यह एक व्यक्ति के लिए, और सह कहेंगे तो दूर खड़ा है कोई व्यक्ति, थोड़ा हमसे दूर है, और उसके लिए जहाँ पर हम इंग्लिश में दैट शब्द का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, दैट। और दैट का बहुवचन क्या होता है, दोज। दैट का बहुवचन क्या होता है, दोज, दूर की वस्तुओं के लिए या दूर के व्यक्ति के लिए। पुल्लिंग है तो व्यक्ति की बात करेंगे हम। तो यहाँ क्या देखना है हमें कि सह जो है, सह का मतलब होता है वह, तौ, तौ यानी वे दो व्यक्ति, और ते यानी वे अनेक व्यक्ति। अनेक मतलब यहाँ क्या मतलब होगा, तीन या तीन से ज़्यादा, कितने भी, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब देखिए ये तो हमने याद कर लिया, अब ये लास्ट वाली लाइन ये कैसे याद कर दी। अब देखिए यहाँ जो है पीछे देखो, मूल शब्द जो है, शब्द को हटा दो। जैसे पहले में स है, स के बाद विसर्ग है तो विसर्ग लगा दिया। दूसरे में सॉरी, तौ में क्या है, औ की मात्रा है, क्या है, औ की मात्रा, इसको लिख दी। ते में क्या है, ए की मात्रा। अब देखिए यहाँ हमने स त जो है इनको हटा करके इसकी जगह हम लिख देते हैं किम शब्द है तो क। तो पहले में हुआ कह, दूसरे में फिर क लिख दिया तो बन गया कौ, और तीसरे में लिख दिया क तो क्या बन गया, के। कह कौ के, क्या बोलेंगे, कह कौ के, कह कौ के। कह यानी कौन। अब देखो ऐसा भी हो सकता है कई बार कि पुल्लिंग जो शब्द हैं वो हिंदी में अगर उनकी बात करें तो कई बार वो नपुंसक लिंग शब्द भी होते हैं, तो कौन या क्या ये हो सकता है। अगर कौ की बात करें तो दो कौन, और के की बात करें तो अनेक, अर्थात तीन या तीन से अधिक कौन, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि एतत् शब्द यह, ऐसा कहने के लिए, और एतत् का मतलब क्या होता है, एषः, एतौ, एते, यह, ये दो, और ये अनेक। अनेक का मतलब तीन, चार, पाँच, आप कितने भी कह सकते हैं। अगर तत् शब्द की बात करें तो सह तौ ते, सह तौ ते, सह यानी वह, तौ यानी वे दो, और ते यानी वे अनेक, तीन या तीन से ज़्यादा। किम, कह, कह यानी कौन, कौन एक के लिए कहना है तो कह शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे कोई दूर खड़ा है उसके लिए मुझे कहना है सह कह, सह कह का मतलब क्या होगा, वह कौन। और अगर कोई नज़दीक खड़ा है मेरे पास, एक ही व्यक्ति है, तो उसके लिए क्या कहूँगा, एषः कह, यह कौन। जैसे आप कभी मान लो अपने मित्र को लेकर के किसी पार्टी में गए, कहीं विवाह समारोह में गए, ठीक है। वैसे लॉकडाउन में अभी तो बिना परमिशन के किसी भी शादी में जाना बहुत ही ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकता है। तो परमिशन में भी जितने व्यक्तियों की अनुमति है उतने ही व्यक्ति। वैसे पंचांग के अनुसार देखें तो अभी तो शादियों की सीज़न ऑफ है देवशयनी एकादशी के बाद विवाह नहीं होते हैं। तो चलिए हम बात करेंगे, अगर कहीं गए हैं आप विवाह में और वहाँ आपके साथ आपका कोई मित्र है और किसी ने देख लिया, जो व्यक्ति आपको तो जानता है, और उसके बाद वो पूछेगा कि यह कौन है, तो यह, तो हम क्या कहेंगे संस्कृत में, एषः कह, यह कौन। और अगर दूर खड़ा है, मान लो आप दो मित्र आपस में बातचीत कर रहे हो और कोई दूर व्यक्ति खड़ा है, तो उसके लिए आप पूछेंगे कि वो लड़का है, उसको मैं जानता नहीं हूँ, कौन है, तो उसके लिए आप संस्कृत में क्या कहेंगे, सः कह, वह कौन। अगर दो व्यक्तियों के बारे में पूछ रहे हैं तो एतौ कौ, ये दो कौन। और अगर दूर खड़े हैं तो तौ कौ यानी वे दो कौन, एते के ये सब कौन है, और ते के यानी वे सब कौन हैं। इस प्रकार से हम शब्दों का प्रयोग करते हैं।
उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए ये जो टेबल है, ये टेबल भी आपको क्या करना है, इसकी भी टेबल की आपको बिल्कुल ऐसे ही एक टेबल बना करके आपको ये लिखना होगा। ये टेबल, ये दोनों जो हमने पढ़ा है दोनों पेज में, ये अगर आपको समझ में आ गया, उसके बाद कुछ और शब्दों की हम चर्चा करेंगे और शब्दों की चर्चा के बाद हम फिर लेसन की तरफ आगे बढ़ेंगे। एक वीडियो और आएगा जिसमें स्टार्टिंग में कुछ समझाया जाएगा और उसके बाद में कुछ शब्दों, पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं, पुल्लिंग शब्दों की जानकारी दी जाएगी और उसके बाद में हम लेसन स्टार्ट करेंगे। तो आपका होमवर्क क्या रहेगा, आपको ये जो पेजेस जो है मैं एक एक करके जूम कर देता हूँ और आपको थोड़ा स्क्रीनशॉट के लिए टाइम भी दूंगा ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इतना आपको लिखना है। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब ये आपको लिखना है, एक मिनट, हाँ अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट, हाँ ले लीजिए। और अब लास्ट वाली जो टेबल है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये भी आपको ऐसी ही टेबल आपको अपनी कॉपी में भी बनानी होगी। चलिए उम्मीद करता हूँ मित्रों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।